गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 हिंदी उद्गम का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ में एक कविता दी हुई है जिसके रचनाकार हैं गोपाल दास नीरज। उनके द्वारा रचित हम बच्चे हैं तो क्या, ये कविता आपके प्रथम पाठ में है। कविता पढ़ने से पहले बच्चों सर्वप्रथम हम कवि परिचय का पाठन करेंगे। कवि के परिचय यानी पात्र परिचय या कवि परिचय को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप लोग क्लास 5-6 में थे आप कवि परिचय नहीं पढ़ते थे, परंतु जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जा रहे हो, बड़े वर्ग में जा रहे हो, 8, 9, 10, इसमें आपको कवि का परिचय लिखने के लिए आता है। इसलिए हम पहले कवि परिचय को जानेंगे। तो बच्चों, गोपाल दास नीरज जो हैं उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई, परंतु आपके पाठ्य पुस्तक में उनकी एक कविता दी हुई है जो कि वीर रस से परिचित है। बच्चे वीर रस का बखान करते हुए अपने देश के लिए क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, उनके बारे में वे बताए हैं। गोपाल दास नीरज, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1925। आपके बुक में 24 दी हुई है और मृत्यु उनकी हुई थी 19 जुलाई 2018 को। मेरे नॉलेज में 25 था, आपके बुक में 24 दी हुई है। हो सकता है यहाँ पे कुछ गलती हो गई हो, पर चलिए हम लोग रचनाकार गोपाल दास नीरज जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि तथा लेखक माने जाते हैं। इनके बारे में एक बात यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो है गोपाल दास नीरज एक अच्छे गायक भी माने जाते थे। इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में 4 जनवरी 1924 को हुआ। उन्होंने धर्मराज कॉलेज अलीगढ़ में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, यानी वो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। इन्हें सन 1991 यानी 1991 में पद्मश्री तथा 2007 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया। ये हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में सहजता से लिखते थे। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में गीत लिखे। मैंने पहले आपको बताया कि ये एक अच्छे गायक भी थे जो बहुत लोकप्रिय हुए। 19 जुलाई यानी 19 जुलाई 2018 को यानी 2018 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। और इस प्रकार से गोपाल दास नीरज की जीवनी 4 जनवरी से 19 जुलाई 2018 तक की चली। बच्चों, अब हम कविता पर आएंगे। हम बच्चे हैं तो क्या। कविता में जाने से पूर्व थोड़ी सी मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आपकी बुक में आप अगर बाएं तरफ देखो यानी लेफ़्ट साइड में, तो क्या जानोगे क्या सीखोगे दिया हुआ है। मतलब इस पाठ से आप क्या जानोगे क्या सीखोगे। तो पहले में है अपने अंदर देश प्रेम को जागृत करना। हर कवि या लेखक का कुछ उद्देश्य होता है, तो वो अपने लेखनी के माध्यम से, चूँकि यह वीर रस की कविता है, इसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर देश प्रेम को जागृत करना चाहते हैं। देश में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, हम अपने देश में कुछ परिवर्तन लाकर अपने देश को और कैसे उन्नतिशील कर सकते हैं, इसके बारे में कोशिश करना हम इस पाठ से सीखेंगे। देश की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का निश्चय करना। जब तक हम किसी भी चीज़ में, चाहे वो अपने में हो दूसरों में हो, कमियों को ना पहचाने तो हम उस कमी को दूर करके और ज़्यादा अच्छे नहीं बन सकते। तो हमें देश के लिए भी ऐसा ही करना है, कमियों को पहचानना है, उन्हें दूर करने का निश्चय करना है। गरीबों के कष्ट को समझना तथा उन्हें दूर करना। साथ ही साथ गरीब वर्ग जो है देश का, जिनके पास उतने कुछ नहीं हैं, जो अमीर हैं वो तो ठीक है, पर जो गरीब हैं उनके लिए कुछ करना, उनको पहचाना और उनको समझना, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और द्वंद्व समास का अभ्यास करेंगे। पर्यायवाची यानी हम लोग जानते हैं कि एक ही शब्द को, जब एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं या अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। द्वंद्व समास यानी वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो।
जैसा कि हम तत्पुरुष समास, अव्यव समास, बहुब्रीहि समास में ये जान चुके थे। जैसे तत्पुरुष समास में सिर्फ उत्तर पद प्रधान होता है, अवयव समास में सिर्फ प्रथम पद जो उसका होता है वो प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में अन्य पद उसके प्रधान होते हैं। उसी प्रकार द्वंद्व समास जिसके दोनों पद की प्रधानता हो, तो ये द्वंद्व समास के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावे नुक्ता वाले शब्द जैसे फॉ, जॉ वाले शब्द और गुणवाचक विशेषण, यानी विशेषण हम जानते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण यानी जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुणों की विशेषता बताएं। गुण, दोष, जैसे काला, मोटा, सफ़ेद, इस तरह के जो है उनकी विशेषता बतलाने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये हो गया क्या जानेंगे क्या सीखेंगे। अब है कि आओ तैयारी करें। तैयारी में हमें क्या करना है, तो कुछ ऐसे वीरों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्रता किस प्रकार से प्राप्त किया, उसकी एक बहुत ही कठिन यात्रा रही। वे उस वक्त बहुतों ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया, बहुतों ने लड़ाई की, तब जाके हमारे देश को स्वाधीनता मिली। तो अपने इस स्वतंत्रता का सम्मान कभी नहीं मिटने दिया इन लोगों ने। इन्होंने बहुत ही दिलेरी के साथ अपने ध्वज को बचाया, कभी भी झुकने नहीं दिया। जिनमें से नाम है महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस। तो इन लोगों को हम पहचानेंगे, इन लोगों को सम्मान करेंगे, इन लोगों के प्रति जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, अब हम लोग जाएंगे आपके कविता में। इस कविता का लययुक्त पाठन करके मैं इसका वर्णन करूंगी। आपको भावार्थ समझ में आएगा। भावार्थ आप अपने से अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो और अपने से और एक काम करेंगे, वो है कविता में यानी पाठ में दिए गए शब्दार्थों को लिखना है और उससे वाक्य बनाना है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। यहाँ गोपाल दास नीरज जी बच्चों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे में ये जज्बा होना चाहिए, हर बच्चे में यह फुर्ती होनी चाहिए, हर बच्चे में यह सोच होनी चाहिए कि हम अपने वतन के लिए, हम अपने हिंदुस्तान के लिए, हम अपने सरजमी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, बच्चे ही आने वाली पीढ़ी का प्रतीक होते हैं। एक बच्चा अगर शुरू से अपनी मानसिकता बना ले कि हम अपने देश के लिए कुछ करके रहेंगे तो उसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए इस आत्मविश्वास के साथ यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान को बदल कर छोड़ेंगे। इंसान है क्या, हम तो दुनिया के भगवान को बदल कर छोड़ेंगे। आप इंसानों की बात करते हो कि यहाँ भारतवर्ष में कुछ इंसान है जो नहीं बदलने वाले या इंसान को नहीं बदल सकते। हम इंसान तो क्या, हम तो दुनिया के भगवान को भी बदल कर छोड़ेंगे। मुश्किलें हैं हमारी दासी, आंधी तूफान खिलौने हैं। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं कि मुश्किलें जो हैं, हमारे राहों में आने वाले हर मुश्किलें जो हैं हमारी दासी है, यानी वो हमारी नौकरानी है। हम मुश्किलों से नहीं डरते। आंधी तूफान खिलौने हैं। बच्चे कहते हैं कि आंधी और तूफान जो है वो हमारे खिलौने हैं। मतलब ये इस माध्यम से बच्चों के माध्यम से एक ही चीज़ गोपाल दास नीरज जी समझाना चाहते हैं कि बच्चे काफ़ी निडर हैं, वो अपने संकल्प को लेकर काफ़ी दृढ़ हैं। उन्हें कोई नहीं विचलित कर सकता अपने पद से। वे बिल्कुल निडर होकर कह रहे हैं कि मुश्किलें जो हैं वो हमारी दासी हैं, हमारी नौकरानी हैं। हम तो आंधी तूफान जो है वो हमारे खिलौने हैं। भूचाल हमारे बिगुल है। भूचाल यानी भूकंप, यानी जो पृथ्वी को कंपित करता है, धरती को हिला देता है, तो उसे हम भूचाल कहते हैं। वे हमारे बिगुल हैं। बिगुल पता है बच्चों क्या होते हैं? बिगुल जो होते हैं ना, वो युद्ध में बजने वाले एक यंत्र का नाम है जिसके सहारे हम युद्ध की शुरुआत करते हैं, तो उसे बिगुल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भूकंप होता है ना, वो बिगुल है हमारे, मतलब वो युद्ध के शुरुआती दौर में बजने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो है हमारे लिए। बर्फ़ से ढके पहाड़ बिछौने हैं, और बर्फ़ से ढका
हुआ पहाड़ जो है वो हमारे लिए बिछौना है। बिछौना यानी जिस पर हम सोते हैं, तो वो हमारे लिए है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि कितनी भी कड़ी चुनौतियाँ आए वो सभी हमारे लिए बहुत सहज है। हम सभी से लड़ेंगे पर हम हिंदुस्तान को बदल कर छोड़ेंगे। पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे, हम देख रहे हैं भूख उन उग रही है गलियों बाज़ारों में, है कैद आदमियों की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में। वो कहते हैं हम पुराने गान को बदल कर छोड़ेंगे। हिंदुस्तान को बदलने के लिए, यह हिंदुस्तान जो आज हम देख रहे हैं यह पहले तो नहीं था। जब हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, उस वक्त के जो सोच थे, विचार थे, वो अभी नहीं है। अभी जो हमारा देश है, हमारी हिंदुस्तान है, काफ़ी मलिन हो गया है। काफ़ी सोच विचार काफ़ी इंसानों के बहुत बदल गए हैं। तो ऐसा नहीं है हमारा हिंदुस्तान। इसलिए वो बोल रहे हैं कि पुराने जो गान है, पुराना जो गीत हिंदुस्तान के लिए बजता आ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा देश इतने करोड़ जिसकी जनसंख्या है, इतने करप्शन है, इतने सब कुछ है, तो हम नहीं बदल सकते। ये जो गान बजता आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि हम इस पुराने गान को ही बदल कर छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं भूख उग रही है गलियों बाज़ारों में। हमें दिख रहा है कि भूखे हैं लोग, भूख उग रही है गलियों में, बाज़ारों में, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमें दिख रहा है कि एक वर्ग के साथ कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है कैद आदमी की किस्मत चांदी के कुछ दीवारों में। सारे देश में एक समान प्रभुता होनी चाहिए, एक समान सोच विचार होने चाहिए, एक समान रोजगार होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ग शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान को इस प्रकार से सींचा गया कि एक वर्ग जो धनी वर्ग है वो और धनी होता गया और जो गरीब वर्ग है वो और गरीब होता गया। तो यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि वो गरीब वर्ग जो भूखा है, जो गलियों में बाज़ारों में भूखा है, उनकी किस्मत जो है चांदियों के दीवारों में कैद है। मतलब यहाँ चांदी के दीवारों का अर्थ है कुछ धनी वर्ग की तरफ कवि ने इशारा किया है कि कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को सो कॉल धनी वर्ग बतलाते हैं या अपने आप को बहुत महान समझते हैं, इस देश के एक महान अंग समझते हैं, परंतु उनके वजह से शायद गरीबों का और ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो उन लोगों की वो पहचान कर चुके हैं। कौन पहचान कर चुके हैं? बच्चे। वे कह रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि वो भूखे लोग, उनकी किस्मत जो है कुछ चांदी की दीवारों में बंद है, खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि हम खुद मिट जाएंगे या फिर ये सब सामान, ये जो एक वर्ग के हाथों में एक वर्ग की किस्मत बंधी हुई है, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो हमारे देश में अराजकता है, ये सबको ख़त्म करके छोड़ेंगे या फिर हम खुद मिट जाएंगे। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर में सितारे जाते हैं, जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि बच्चों में ये तत्परता आनी चाहिए या यह जागृत होना चाहिए कि हम उन्हें चांद देंगे। यहाँ बच्चों चांद का अर्थ आसमान में चमकने वाले चांद से नहीं है कि अच्छा चांद हम उनको दे देंगे जिनके घर सितारे नहीं जाते, तो किसी के घर भी सितारे नहीं जाते। यहाँ कवि का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल हम आम इंसानों से अलग होता है। उनके हर एक कथन का तात्पर्य कुछ अलग होता है। यहाँ चांद से संबंध है रोशनी, मतलब वो उन घरों में रोशनी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं जिन घरों में सितारे नहीं जाते। मतलब उनका कहना का अर्थ है रोशनी नहीं जाते, मतलब जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, जहाँ पर लोग अभी भी अंधकार में रहने के लिए विवश है, उन गरीब घरों में हम रोशनी देना चाहते हैं। अमीरों के घर को हम रोशनी से नहीं जगमगाना चाहते हैं, उनकी खुशियों में ढेर सारी रोशनी हो और गरीब के यहाँ एक बल्ब ना जले, ऐसा ना हो। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम उन्हें चांद देंगे, उन्हें रोशनी देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते, जिनके घर बिल्कुल रोशनी नहीं है, हम उन्हें ही रोशनी प्रदान करेंगे। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते। बच्चों यहाँ पर भी ये कहने का तात्पर्य है कि हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते। अब आप बोलोगे कि गरीबों के घर भी तो फूल हंसा कर सकते हैं, अगर गरीब फूलों के गाछ को लगाए तो उनके घर भी फूल हंसेंगे। फिर यहाँ कवि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जिन लोगों को सच में जो लोग बहुत
भूखे होते हैं, जिन लोगों को बहुत खुदा पीड़ित हम कह सकते हैं, कि जिन लोगों को काफ़ी भूख की जलन है, जो दिन भर यह कोशिश करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दिन भर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें 2 वक्त की बस रोटी मिल जाए खाने के लिए, उन लोगों के पास हमेशा उनकी सोच एक ही दिशा में जाती है कि हम कैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करें, हम कैसे अपने रोज़गार की तरफ जाएं, हमें आज काम मिलेगा कि नहीं, हम इसे जो रोज़गार करके अपने बच्चों को खिला पाएंगे कि नहीं। तो उनके पास इतनी समय नहीं होती कि वो अपने बगीचे या बागवानी में समय लगाएं, उनका सोच सिर्फ उनकी कमाई में जाता है। तो उन लोगों के लिए यहाँ कह रहे हैं कि हम उनको हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंसा करते, यानी हम उनको यहाँ पे उन लोगों को, दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को कुछ खास फैसिलिटीज़ देने के लिए बोला जा रहा है, कुछ खास उनके लिए उपाय करने की बात सोची जा रही है। अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। अगर वो बच्चे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो वो तीर और वो कमान जिसको लेकर वो युद्ध पर उतरे हैं, जिनको लेकर वो इस देश को बदलने के लिए सपना सोचते हैं, और हर बच्चा जो पढ़ाई करता है उसका तीर कमान होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि उसके लिए सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है उसका पेन, उसकी कलम। तो वो कहते हैं कि हम ये तीर कमान को ही बदल कर रख देंगे, हम इस हिंदुस्तान को ही बदल कर रख देंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ वर्ग के साथ, कुछ गरीब वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम इस नए हिंदुस्तान को एक नए सोच में पिरोएंगे। तो ये बदलाव बच्चे लाना चाहते हैं, जो कि गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखी हुई है। तो ये कविता बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया, कवि के बारे में समझाया। अब आ जाएगा अभ्यास पे, आज हम लोग आ जाएंगे, और अभ्यास के प्रश्न उत्तर को मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है आप लोगों को। सबसे पहले है मुक्से में 3 प्रश्न हैं। आदमी की किस्मत कहाँ कैद है, पहला प्रश्न यही था। दूसरा है जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे क्या देंगे, और तीसरा प्रश्न है भूख कहाँ उग रही है। मैंने इन तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लिखने की मैं कोशिश की हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं, अपने कॉपी पर लिखेंगे, कॉपी बना लेंगे क्लास 8 के लिए एक अलग सा, और इस कॉपी पर ये प्रश्न उत्तर सारे लिखते जाएंगे। जितने भी शब्दार्थ हैं उनको लिखकर वाक्य बनाएंगे, कविता के सारांश भावार्थ को अपने से लिखेंगे, मुख से लिखने के बाद लेखनी से का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें 2 पंक्ति यानी कोटेशन रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। कोटेशन आपको दिए हुए रहेंगे, जैसे हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते, ये आपका कोटेशन है, ये आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं। अब इसके आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कवि किसे चांद देना चाहते हैं, दूसरा प्रश्न है कैसे लोगों के घर सितारे नहीं जा पाते, और तीसरा प्रश्न है किसी को चांद देने का क्या तात्पर्य है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है बच्चों मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आप लोग इसे भी अपने कॉपी पर लिख लेंगे। इसके अलावा 2 नंबर जो है वो कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, ये आपको खुद से करना है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तीसरा है कविता के अनुसार मिलान करें, ये भी आसान है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावे बच्चों जो दिया हुआ है वो है कुछ शब्दों में भी 3 प्रश्न हैं, और तीनों का उत्तर मैंने लिख के दिया हुआ है। पहला प्रश्न बच्चों को क्या करने का इरादा है, दूसरा प्रश्न है बच्चे इंसान के साथ साथ और किसे बदलना चाहते हैं, तीसरा प्रश्न है दुनिया के सामान बदलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, और तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख के दिया हुआ है। तो ये आप इतने दूर तक आपको मैंने ये सॉल्व करके दिया हुआ है, आप इसे करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने 2 नंबर बोला, 3 नंबर बोला, और कुछ वाक्यों में ये क्वेश्चन आंसर आप खुद से करने की प्रयास करेंगे। ये आपका होमवर्क है, जो मैंने नहीं करके दिया हुआ है पार्ट में उसे आप खुद से करने की प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो दिए हुए हैं भाषा और व्याकरण में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप लोगों के बुक में है। जैसे मैं बताऊँ, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो 2-2 पर्यायवाची शब्द जैसे दुनिया का है, तो मैं यहाँ पे मुँह से ही बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना। संसार और जग,
भगवान हैं तो उनका ईश्वर और परमात्मा। पहाड़ है, पहाड़ का पर्यायवाची हम पर्वत पत्थर लिख सकते हैं। चांद है जिसका हम सुधाकर और शशि लिख सकते हैं। घर है जिसका हम गृह और भवन लिख सकते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कविता से द्वंद्व समास छांटने हैं, मैंने बताया दोनों पद जिसके समान होते हो, जो अर्थ जिनके रहते हो, या दोनों पदों के बीच एक हाइफन रहता हो, जैसे आंधी तूफान है आपके कविता में, गलियों बाज़ारों आपके कविता में दी हुई है, तीर कमान आपके कविता में दी हुई है। तो ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसे आप लिख लेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, निर्देशानुसार काल बदलिए। काल बदलना आप लोग पिछले कक्षा में सीख चुके हैं, कैसे वर्तमान काल में बदला जाता है, कैसे भविष्य काल में, तो ये खुद से करेंगे। इसके अलावे है फ और ज का प्रयोग वाले 3-3 शब्द लिखें। यह आप कविता से भी चुन के लिख सकते हैं, अपने से भी चुन के कुछ भी याद करके जो याद आए तो लिख सकते हैं। उसके अलावे है गुणवाचक विशेषण की पहचान करें। ये बहुत आसान है। गुणवाचक विशेषण मैंने कविता के शुरू में ही आपको समझाया कि गुणवाचक विशेषण क्या है। तो आप लोग इसमें आप अपनी कॉपी पर इसे सॉल्व करने की प्रयास करें, और जब स्कूल खुलेंगी तभी मैं चेक कर लिया करूँगी। तो इसके साथ आपकी ये प्रथम पार्ट जो है वो समाप्त हो रही है। आप लोग अपने गृह कार्य को मन लगाकर ज़रूर करें। धन्यवाद।